ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है वो एक नज़र में पूरा राज्य व्यवस्था को ख़त्म करने का इसमें दिया हुआ है और पूरा जो है पॉलिटी ख़त्म कर दिया गया है। टोटल 1000 टॉप क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित हैं, जिसको आज हम लोग देखेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये लाया गया है। तो अब पहला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सब कोई जानता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। और किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मान्यता मिली। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो है किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना दिया गया तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हुए। लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हुए। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 की जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया? तो 1773 के कमियों को दूर करने के लिए 1781 का जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो है अधिकार मिला? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार जो है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसको BOD बोलते हैं और BOC बोलते हैं। BOD का काम था कंपनी के कार्यों को देखना, जबकि BOC का काम था भारत में रह करके जो है राजनीतिक मामले को संभालना। और कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत किया गया? कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह किस एक्ट के तहत यह कार्य किया गया? तो जो है 1813 के जो है चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह कार्य किया गया। और अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया? किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया? तो 1813 के जो है चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार हो रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। और ये किसके साथ केवल रहा? तो जो है केवल ये चाय और चीन के साथ रह गया था। केवल चाय और चीन के साथ ये 1813 में रह गया था अगले 20 वर्षों के लिए, यानी कि 1833 तक चीन के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा था वो कायम था। और प्लस में जो है वो भारत के साथ केवल चाय का व्यापार करने के लिए इसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि चीन के साथ जो है चीनी मिट्टी और रेशम तथा अफीम की जो है
वो व्यापार करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये बहुत मुनाफे वाला व्यापार था। और भारत में जो है वो चाय का जो व्यापार करता था वो एक मुनाफे का व्यापार था, तो मुनाफे वाला व्यापार को अगले 20 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया और कंपनी के जो एकाधिकार था उसको भारत के साथ जो छीन लिया गया, केवल चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो ये 1833 को होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 13 ये गलत है यहाँ पे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ 1833 होना चाहिए, 1813 नहीं, क्योंकि 1813 में जो है चाय और चीन के साथ जो है वो छोड़ दिया गया था, जबकि 1833 में यह 20 वर्षों का जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसमें के ही तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का जो है स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 34 में किया गया था। 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 के जो है चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग करने का काम 1853 में किया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को किस चार्टर एक्ट के तहत अलग किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम, चूँकि अब तक जो है वो कंपनी शासन करते आ रहा था और 1858 में जो है 1857 की जो क्रांति हो जाती है, इसके बाद जो अधिकार किसके पास चला जाता है? तो डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश संसद के पास भारत यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन व्यवस्था चला जाता है, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1858 इसको कहते हैं। और इसी के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय जो है वो कर दिया गया 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और 1858 के तहत ही जो है जो मुगल बादशाह का जो है ना वो पद समाप्त कर दिया गया था। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग। जबकि भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया? तो 1861 के तहत ही जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1861 के तहत ही विभागीय प्रणाली कहेगा तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही दिया गया था। भारत के जो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया था।
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया और ये ऐसे लोगों को नियुक्त किया था जो कि वफ़ादार थे ब्रिटिश सरकार के और इनका जो चेहरा है वो पब्लिक में भी बहुत अच्छा हो। इसीलिए 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करने का विचार किया। चूँकि 1857 के जो क्रांति था वही इसका कारण बना कि भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा फिर 1857 के क्रांति के जैसा पुनः जो है वो विद्रोह ना हो जाए। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में फैसला लिया कि तीन भारतीयों को विधान परिषद में जो है मनोनीत करना चाहिए। और इसमें 3 भारतीय कौन थे? तो बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे, जो कि अंग्रेजों के वफादार थे और भारतीय जनता के बीच भी इनकी अच्छी छवि थी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? 1873 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1873 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग कर दिया गया? तो 1873 के जो है अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को। अधिनियम कौन था? तो 1873 का अधिनियम था। कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को। 1 जनवरी 1884 को जो है वो भंग कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 को। चूँकि 28 अप्रैल 1876 का जो 1876 का जो एक्ट था उस अब 3 दिल्ली दरबार लगे हुए हैं। 77, 1877, 1903 और इसके बाद 1911। तो 1977, 1977, 1903 और 1911 में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया जब भारत, हालांकि ये भारत आई नहीं थी, ये अपने प्रतिनिधि को भेज दी थी, तो महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी यानी भारत का जो सर्वे सर्वा है वही घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली माने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किसको कहते हैं? तो जो जनता के द्वारा ना चुना जाए तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। चुनाव होता था लेकिन कैसा? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता था। अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता था उसकी शुरुआत कब से की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है यह शुरुआत किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत राजस्व पर बजट पर बहस अगर बोलेगा तो 1892 में, बजट पर बहस बोलेगा 1892 में। तो पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस का अधिकार मिला? तो 1892 में। और मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 के जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि जो है मार्ले क्या था? भारत सचिव था जो कि इंग्लैंड में बैठता था और मिंटो यहाँ का वायसराय हुआ करता था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है उस किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। मार्ले इसमें क्या था? तो सचिव था जो कि मिंटो से प्रधान हुआ करता था। और 1909 में जो भारत शासन अधिनियम जो है लेकर के आया जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। और इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में की गई। और ये पृथक निर्वाचन क्या था? तो जिस इलाके में जो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका होता था वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होते थे और केवल जो है मुस्लिमों को ही वोट देने का अधिकार था। इसी को कहते थे पृथक प्रतिनिधित्व प्रबंध या पृथक निर्वाचन प्रणाली, जिसका जो है शुरुआत कौन किया? तो मिंटो किया और 1909 में किया था, ठीक ना। तो इसे ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया है? केंद्रीय और विधान परिषद को जो है केंद्रीय और विधान परिषदों को पहली बार
बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909। यहाँ अगर बजट पर बहस बोलेगा तो 1892 बोलेंगे। 1892 में जो है बजट पर बहस दिया गया था, लेकिन जो है वोट वगैरह देने का अधिकार नहीं मिला था। तो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में बजट पर बहस और इस बहस को और आगे बढ़ा दिया गया। तो 1909 के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार 1909 में दिया गया। और मत देने का अधिकार जो है 1909 में दिया गया। वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1909 में ही दिया गया था। 1909 में ही दिया गया था वोट देने का भी अधिकार। और अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? तो लॉर्ड मिंटो हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया था, और इनको विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये किस सदस्य के रूप में शामिल? चौथे सदस्य, विधि सदस्य के रूप में वो शामिल किए गए थे। और भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन है? सबसे कम समय तक जो है 1909 का जो है मार्ले मिंटो अधिनियम चला था। भारत के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? तो 1909 का जो है मार्ले मिंटो जो सुधार था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, ये ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हो पाया था। तो सबसे कम जो है वो चलने वाला कौन था? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था। और माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि माउंटेन्यू इसमें सचिव था। भारत सचिव कौन थे इसमें? माउंटेन्यू। और भारत का जो वायसराय था वो कौन? जो चेम्सफोर्ड था। तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड 1919 को कहते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, यानी कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के तहत ही किया गया था। और जबकि प्रांतों में द्वै शासन प्रणाली की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1919 के जो है अधिनियम के तहत ही जो है प्रांतों में द्वैत शासन की भी शुरुआत की गई थी। और केंद्र में जो है द्विसदन विधायिका, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919। और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। एवं एक लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के तहत ही 1926 में किया गया, और ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। बाद में आज़ादी के बाद जो 26 जनवरी 1950 को लोक सेवा आयोग को यूपीएससी कर दिया गया। और एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो 1919 के तहत जो है गठित करने का काम किया गया। और पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग भी 1919 में किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया। और वैधानिक आयोग का गठन जो है 1919 में किया गया। वैधानिक आयोग क्या था? तो हर 10 साल पर जो है इसकी समीक्षा, कोई भी जो अधिनियम आएगा तो उसका समीक्षा के लिए जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। उसी को वैधानिक आयोग कहते थे। जैसे 1919 के बाद अब फिर इसमें 1929 में जो अगला आने वाला था उसका समीक्षा करने के लिए ही जो है कि अच्छा से कार्य हो पा रहा है या नहीं, इसके लिए वैधानिक आयोग का गठन करने का जो निर्णय है वो 1919 के अधिनियम में किया गया था। लेकिन बीच में हम लोग देखते हैं कि 1929 में तो ब्रिटेन में चुनाव था, इसलिए 1927 में साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही भेज दिया जाता है। और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के जो है अधिनियम में दिया गया। लेकिन 1919 का जो अधिनियम था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन कौन महिलाओं को? जो अमीर महिलाएं थी या जो शिक्षित महिलाएं थी, जो टैक्स पे करने वाली यानी टैक्स पेयर जो महिलाएं थी, उन्हीं को जो है वो थोड़ा बहुत वोट देने का अधिकार मिला। सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था। तो 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और 1919 का भारत शासन अधिनियम इंग्लैंड के 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे, जो कि लेबर पार्टी से
से संबंधित थे। और कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा अधिनियम जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था? 1935 का जो अधिनियम है वो साइमन कमीशन, जैसे साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 24 मार्च 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है और साइमन कमीशन का विरोध होता है और साइमन कमीशन वापस जाओ जैसे नारे लगते हैं। और इसका जो है पंजाब में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं और उनको जो है लाठियों के प्रहार से उनका जो है मृत्यु भी हो जाता है। इसके बाद जो है साइमन कमीशन वापस चला जाता है और साइमन कमीशन अपना जो रिपोर्ट पेश करता है 1930 में। 1930 में जब अपना रिपोर्ट पेश करता है तो इसके बाद फिर भी इसका विरोध होता है और इसके बाद जो है 1935 का जो अधिनियम, अगला अधिनियम आता है, उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। जो साइमन कमीशन जो बात कहा था उसी बात को लेकर के जो है 1935 अधिनियम जो है लाया गया और उसमें जो भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बातें कही गई थी। अब 1935 के अधिनियम में जो है टोटल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद थे, जबकि 10 अनुसूचियाँ थी और यही 321 अनुच्छेद में से भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद जो है ले लिए गए हैं हूबहू। तो भारतीय संविधान के 250 अनुच्छेद किस पे आधारित है? तो वो 1935 के अधिनियम पर आधारित हैं। अब प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो समाप्ति है वो 1935 के तहत कर दिया गया, जबकि लगाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लगाया गया था और समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। अब केंद्र में इसको लगा दिया गया, जो प्रांतों में समाप्त करके ये केंद्र में लागू कर दिया गया। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो नेहरू जी ने जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा। और इसके बाद जो है संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था है 1935 के जो है अधिनियम को नेहरू जी ने क्या कहा? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र। और साथ में क्या कहा था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये भी नेहरू जी ने ही कहा था 1935 के अधिनियम के संबंध में। और गुलामी का अधिकार पत्र भी 1935 को संबोधित किया था। और 1935 के जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था, इसके विषय में अंबेडकर ने क्या कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारतीय संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपको बी आर अम्बेडकर का। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो ये गुलामी का अधिकार पत्र का। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और भारत जो है परिषद का अंत, जो कि इंग्लैंड में बैठता था और उसका एक सचिव होता था और वो सचिव को रिपोर्ट देता था और इसके बाद जो कानून बन करके भारत में आता था। तो वह भारत परिषद का अंत कब कर दिया गया? तो 1935 में जो है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत 1935 में कर दिया गया। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 के जो अधिनियम था उसमें प्रस्तावना नहीं था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था। अब बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया। 1937 में किया गया। 1935 के तहत 1937 में जो है बर्मा को अलग किया गया। लेकिन बर्मा जो है आज़ाद कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935
को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, और भारत परिषद को समाप्त कब किया गया, तो 1935 में किया गया। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो 1935 के तहत 37 में किया गया था। और अगला अगला जो है कि 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसको प्रस्तावित कब किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। ये जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत कब किया गया, ये ब्रिटिश संसद में रखा गया 4 जुलाई 1947 को, लेकिन इसको स्वीकार कर लिया गया महज 14 दिन के बाद 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई को रखा गया, 18 जुलाई को इसको स्वीकार कर लिया गया। और जो है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी, तो 1947 संविधान सभा जो बना वो विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी, तो 1947 के अधिनियम के तहत। जो संविधान सभा बना था वो विधानमंडल के रूप में कार्य करता था, और किस अधिनियम के तहत करता था, तो 1947 के अधिनियम के तहत करता था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। किसके मतलब अनुशंसा पर, तो कैबिनेट मिशन के जो है अनुशंसा पर जुलाई 1946 में है संविधान सभा का चुनाव हुआ। और इसके बाद चुनाव होने के बाद जो है, अच्छा ये कैबिनेट मिशन में कौन कौन सम्मिलित थे, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, जिसमें अध्यक्ष कौन था, तो हेड बनकर आया था। इस टीम का जो हेड था, यानी इस टीम का जो अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का, वो पैंथिक लॉरेंस था। स्टेफर्ड क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स था व्यापार मंडल का अध्यक्ष, और एबी अलेक्जेंडर एक नौसेना मंत्री था। ब्रिटेन में व्यापार मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था ये स्टेफर्ड क्रिप्स, और जबकि एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था, और पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। और भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था, तो 1924 में रखा था। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था, तो 1924 में रखा था। 1924 में रखा था स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम जो है भारत के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा, तो 1924 में। लेकिन पूछेगा कि जो है भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा, किसने प्रस्तुत किया, तो 1900 जो है वो 34 में मनवेंद्र नाथ राय यानी M.N. राय ने रखा था। लेकिन अगर यहाँ स्वराज पार्टी बोल देगा, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा, तो 1924 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा, तो M.N. राय हो जाएंगे। और M.N. राय वो पहले व्यक्ति थे जो संविधान सभा के विचार रखने का काम किए थे, और इससे 10 साल बाद यानी कि 1934 में जो है वो रखने का काम किए थे। और जबकि फिर 1934 में जब M.N. राय रखे, तो 1935 में कांग्रेस ने भी अपना जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, वो कांग्रेस के सम्मेलन में 1935 में यह संविधान सभा के गठन का औपचारिक मांग प्रारंभ हो गया। और 1940 में जब 8 अगस्त 1940 को जब लिन-लिथगो प्रस्ताव आया, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, उसमें इसको स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा के जो है को गठन करने का मांग जो है स्वीकार कब किया गया, तो 8 अगस्त जो है 1940 को जो है 1940 को जो है लॉर्ड लिन-लिथगो के जो है के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, उसमें ये संविधान सभा का जो है गठन करने का विचार को मान लिया गया था। और अगला है जो है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। और कहाँ हुआ था, तो काउंसिल ऑफ चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, क्योंकि उस समय बुजुर्ग को ही जो है हेड बनाने का प्रावधान था, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो कि संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर को
मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और संचालन समिति बोले या झंडा समिति बोले, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति, संघीय अगर संघ बोलते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत के जो है संविधान, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? प्रांत को कौन देखते थे? तो सरदार पटेल। जब सभी प्रांतों को एक करने का काम भी सरदार पटेल ने किया था, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे। अब प्रारूप समिति का जो गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 के 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बनकर तैयार हुआ। और 21 फरवरी जो है 1948 को यह 6 महीना के बाद अपना रिपोर्ट दे देता है। ठीक है। और 141 बैठकें होती हैं टोटल। प्रारूप समिति की पूछता है कि कितनी बैठकें हुई, तो 141 बैठकें होती हैं। और 114 जो है बार जो है इस पर बहस होता है। तो जो है अपना रिपोर्ट पेश करता है लगभग 6 महीने के बाद। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष भी BR अम्बेडकर थे। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। और इसके बाद 21 फरवरी 1948 को जो है ये अपना रिपोर्ट दे देती है। और संविधान सभा के संघ शक्ति समिति, जब संघ बोलेगा तो नेहरू को मारना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि प्रांत में भी कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के भी कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक बोलेगा तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के हेड कौन थे? तो HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी थे। और ये पहले व्यक्ति जो संविधान सभा में जिनको बोलने का मौका दिया गया, तो वो कौन थे? तो वो थे आपको JB कृपलानी, जो कि मौलिक अधिकार उप समिति के क्या थे? हेड थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के हेड कौन होते? HC मुखर्जी। और राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज का बोलेगा तो राष्ट्रीय ध्वज बोले या झंडा बोले तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संचालन समिति के भी कौन? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोल रहा है, अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। और महिला जो है, एकमात्र महिला इसमें थी आपको जो कि मुस्लिम थी, उनका नाम क्या था? तो बेगम एजाज रसूल। और इसमें जो है एक दुर्गाबाई देशमुख थी, वो भी बहुत पूछता है। तो एकमात्र महिला जो संविधान सभा में जो है चुन कर आई थी, जो मुस्लिम थी, तो उनका नाम है बेगम एजाज रसूल और दुर्गाबाई देशमुख। और बिहार से चुनकर कौन गई थी? तो सरोजनी नायडू गई थी, सरोजनी नायडू गई थी। और राजकुमारी अमृत कौर भी इसमें थी 15 में। और इसके बाद पूछता है कि कौन महिला जो संविधान सभा में चयनित होकर गई, जो बाद में जो है भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी? तो राजकुमारी अमृत कौर। और सुचेता कृपलानी भी थी, सरोजनी नायडू भी थी और विजय लक्ष्मी पंडित भी थी इसमें। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, बेगम एजाज रसूल। और एक साउथ की महिला थी जिनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख, वे भी बहुत फेमस हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को बने, 11 दिसंबर 1946 को बने। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? अच्छा, ये जब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, तो 2 उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। और पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी बने, जो कि अल्पसंख्यक उप समिति के भी हेड थे। HC मुखर्जी जो है को उपाध्यक्ष बनाया गया। और एक और उपाध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था VT कृष्णामाचारी,
VT कृष्णमाचारी, जिनका नाम था क्या नाम था उनका? VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो एक ब्लूप्रिंट था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी के साथ जो है संचालन पूछेगा कि संविधान सभा का कार्यवाही कब से प्रारंभ हुआ? तो 13 दिसंबर से, चूँकि जो है 9 और 11 को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और 9 दिसंबर को जो है केवल परिचय वगैरह हुआ था, और संचालन करने का काम जो है संविधान का संचालन कब से शुरू हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हो गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई? तो 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया? कह रहा है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव, बेनेगल रामाराव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी के सदस्य रह चुके थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था। और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था कि कैसे बनेगा? तो BN राव। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोल देगा तो हो जाएंगे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति किसने तैयार किया? तो BN राव, और यही BN राव थे जिन्होंने अम्बेडकर को संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए कहा था। चूँकि पहले बार बंगाल से चुनाव जब लड़े थे तो बांग्लादेश अलग हो गया था, जिसके बाद BR अम्बेडकर की सदस्यता चली गई थी। तो इसके बाद जो है BN राव ने ये बात कहा कि BR अम्बेडकर के बिना जो है संविधान बनाना कठिन होगा, इसलिए उनको लाया जाए। तो फिर पुनः एक व्यक्ति जो कि बम्बई से जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के क्रम में जो है BR अम्बेडकर वहाँ से फिर पुनः चुनाव लड़ते हैं और जीत करके जो संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 पहले ही बता चुके हैं। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ये भी बता चुके हैं। और संविधान सभा में BR अम्बेडकर ने पहली बार निर्वाचन कहाँ से लड़े? तो ये बंगाल से लड़े थे, जो कि ये भी बता चुके हैं। इसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया, तो इसके बाद फिर BR अम्बेडकर देश के बंटवारे के बाद जो है बम्बई से अपना सदस्यता ग्रहण करते हैं और संविधान सभा का सदस्य बनते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल जो है बनाया जाता है। और अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन होता है 2 सितंबर 1946 को होता है। 2 सितंबर 1946 को होता है। अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो भाई जवाहरलाल नेहरू होता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। और जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू को जो है उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष के कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष तो बनते ही हैं, इसके साथ में ये विदेश मामले भी इनके पास रहता है। और राष्ट्रमंडल के जो अध्यक्ष हैं ये भी जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाता है। और अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह विभाग किनके पास रहता है? सरदार पटेल के पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कौन रहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रालय बनता है उसमें भी इनको यही पद दिया जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन रहते हैं? तो बलदेव। स्वतंत्रता के बाद भी जो मंत्रिमंडल होता है 15 अगस्त 1947 के बाद भी इनको बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्री, क्योंकि बल लगा हुआ है इसमें और रक्षा करेंगे, तो इसलिए रक्षा मंत्री कौन हुए? तो बलदेव सिंह हुए। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इनको क्या बनाया जाता है? रेलवे मंत्री बनाया जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। बाद में इनको क्या बनाया जाता है? शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाता है? सी राजगोपालाचारी को नहीं बनाया जाता कुछ। इसके बाद शिक्षा मंत्री बाद में कौन बनते हैं? तो आपको अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। बाद में शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री किनको बनाया जाता है? तो अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है। और अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बनाया जाता है। और स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठित होता है उसमें भी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री ही बनाया जाता है।
और अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री किसको बनता है? आसफ अली को बनाता है। आसफ अली रेलवे मंत्री किसको बनाया जाता है? आसफ अली को। जबकि रेलवे मंत्री स्वतंत्रता के बाद किनको बनाया जाता है? फिर जॉन मथाई को बनाया जाता है। अभी वर्तमान में जॉन मथाई को क्या है? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। और अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन है? तो जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम, इनको स्वतंत्रता के बाद भी श्रम मंत्री ही रखा जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री किनको बनाता है? तो CH भाभा, मतलब होमी जहांगीर भाभा को जो है होमी जहांगीर भाभा को जो है कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है इनको वाणिज्यिक मंत्री बनाया जाता है। और मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल किया गया? तो ये जो है ना, मुस्लिम लीग वाले लोग इसका जो है बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन इन लोग को शामिल किया गया। जैसे 2 सितंबर 1946 को भारतीय शामिल हुए, सितंबर अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर को जो है कौन शामिल हो गए? 26 अक्टूबर 1946 को जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है वो मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए 26 अक्टूबर 1946 को। और मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे भाई? तो लियाकत अली थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। लेकिन हम लोग को जब आज़ादी हो जाता है तो R.K. षणमुखम शेट्टी को बनाया जाता है वित्त मंत्री। R.K. षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली जो है मुस्लिम लीग की तरफ से वित्त मंत्री का पद दिया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, जब मुस्लिम लीग का अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली को। लेकिन आज़ादी के बाद जो है वित्त मंत्री हम लोग के कौन बनते हैं? तो R.K. षणमुखम शेट्टी बनते हैं। और मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री वाणिज्यिक मंत्री यहाँ होना चाहिए था। मुस्लिम लीग का वाणिज्यिक मंत्री कौन था? I.I. चुंदरीगर, ठीक ना। I.I. चुंदरीगर जो क्या थे? तो वाणिज्यिक मंत्री थे। जबकि वाणिज्यिक मंत्री आज़ादी के बाद हमारे होमी जहांगीर भाभा को बनाया जाता है। और होमी जहांगीर भाभा कार्य एवं खान एवं बंदरगाह मंत्री हैं। ये जो कार्य खान और बंदरगाह मंत्री किनको बनाया जाता है आज़ादी के बाद? तो आज़ादी के बाद बनाया जाता है V.N. गॉडगिल को बनाया था। V.N. गॉडगिल को जो कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम लीग में जो है विधि मंत्री कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल बनते हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से विधि मंत्री कौन बनते हैं? जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन विधि मंत्री बाद में जो है B.R. अम्बेडकर को बनाया जाता है। आज़ादी के बाद विधि मंत्री कौन बनते हैं? तो B.R. अम्बेडकर। अभी इससे पहले कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मुस्लिम लीग की तरफ से थे ये। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन बनते हैं? अब्दुल रब नस्तर, ठीक है, अब अब्दुल रब नस्तर। लेकिन संचार मंत्री जो है आज़ादी के बाद कौन बनते हैं? तो आज़ादी के बाद रफ़ी अहमद किदवई बनते हैं संचार मंत्री आज़ादी के बाद। और मुस्लिम लीग के तरफ से स्वास्थ्य मंत्री कौन बनता है? गजानतर अली खां। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आज़ादी के बाद जो है कौन बनते हैं? तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनाई जाती हैं, जो कि भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री होती हैं। और इसके बाद अगर बात करें संविधान सभा के पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1948 को। चूँकि ज़रूरी था ये करना, क्योंकि जैसे सभी जो सदस्य थे वो पाकिस्तान जब अलग हुआ और बांग्लादेश जब अलग हुआ, तो यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब अलग हुआ तो सदस्य घट गए थे, मुस्लिम लीग वाले निकल कर चले गए। तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1948 को किया गया। 31 अक्टूबर 1948 को किया गया। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब पेश की? तो 21 फरवरी 1948 को। ये पहले बता चुके हैं कि प्रारूप समिति बना कब था? तो 29 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 14 दिन बाद। और 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट पेश कर देती है। और प्रथम वाचन 3 वाचन होते हैं, संविधान के 3 वाचन होते हैं, जिसमें संविधान के प्रथम वाचन में जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक होता है। इसमें केवल जो है जो अनुच्छेद या अनुसूचियाँ थे या जो कानून थे उनको केवल पेश किया जाता है संविधान सभा के सामने।
कि देखिए, तो पेश करने में 4 नवंबर से 9 नवंबर यानी ज़्यादा समय नहीं, 5 दिन का समय लगता है पेश करने में। लेकिन दूसरा वाचन जब प्रारंभ होता है तो इसमें बहुत समय लगता है। 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक का समय यानी बहुत लंबा समय। 19 नवंबर है ये चल रहा है और यहाँ 17 अक्टूबर आ गया। 1948 है, यहाँ 1949 होना चाहिए, यहाँ पे गलत है ये, 1900 यहाँ 49 होना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 तक जो है ये चलता है। और ये दूसरा वाचन बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि नवंबर में 1948 में चालू हुआ, अक्टूबर 1949 आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जो अनुच्छेद वगैरह प्रथम वाचन में पेश किए गए थे, पेश करने में ज़्यादा समय नहीं था, जो 4 नवंबर 9 नवंबर 1948 तक था। लेकिन जब पेश हुआ तो इस पर जब संशोधन यानी गहरा गहन होने लगा, अध्ययन होने लगा इस पर, तो इसमें जो है समय लग जाता है। और 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक जो है ये दूसरा वाचन चलता है। और तीसरे वाचन में इसको विचार करके जो अब स्वीकार करना होता है, तो तीसरा वाचन भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक का तीसरा वाचन होता है। और तीसरे वाचन में संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है कि बिल्कुल सही है। दूसरा में टेस्ट हो रहा था, सब जांच हो रहा था। पहला वाचन में केवल पेश किया गया था, दूसरा में टेस्ट हुआ, जांच हुआ, और तीसरा में स्वीकार किया गया। तो स्वीकार करने में ज़्यादा समय नहीं, 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए। और बाकी के अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाते हैं। और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। रियासती विभाग इसलिए कि जो है रियासती विभाग इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो है सभी रियासतों को जो है ऑपरेशन चला कर एक करने का काम किया। इसीलिए रियासती विभाग बनाया कि जो रियासत हम लोग में मिलना नहीं चाहते हैं उनको मिलाया जाए। और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपको सरदार पटेल, और सचिव बनाया जाता है बीपी मेनन को जो है सचिव बनाया जाता है। बीपी मेनन को क्या बनाया जाता है? सचिव बनाया जाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट अगर बात करें तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया। संविधान के निर्माण में कितना समय लग गया? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। जबकि पाकिस्तान के जो संविधान था उसको निर्माण करने में पाकिस्तान को जो है वो बहुत लंबा समय लग जाता है, लगभग 9 साल का समय लग जाता है। और पाकिस्तान जो है अपना संविधान बनाना कब से स्टार्ट किया था? 26 जुलाई 1947 से जो है 26 जुलाई 1947 से ये चालू किया अपना जो है संविधान बनाना। 26 जुलाई 1947 से जो है पाकिस्तान अपना संविधान बनाना स्टार्ट किया, और लगभग इसको 9 साल का समय लग जाता है। और संविधान के प्रारूप में कुल कितने प्रारूप समिति में जो बन रहा था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। तो पहले ही बता चुके थे उसमें बहस कितने दिन हुआ था, तो 114 दिन हुआ था। जबकि बैठकें कितनी हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए हुए? तो लगभग 64 लाख रुपए। मतलब यह जो था आंकड़ा था वो 63,96,000 समथिंग था। लेकिन जो है इसी को मोटा मोटी मान लेते हैं कि 64 लाख जो है रुपए खर्च हुए संविधान के निर्माण में। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। पारित बोलेगा कि पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। लागू बोलेगा कि लागू कब किया गया? तब बोलेंगे 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1949 को होता है। 26 जनवरी 19 ये जो है गलत दिया हुआ है यहाँ पे। 24 जनवरी 1950 होना चाहिए यहाँ पे, 1950 होना चाहिए यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 होना चाहिए। कि अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को, 50 यहाँ 50 होगा यहाँ पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 को, लेकिन औपचारिक रूप से हुआ था। 15 अनुच्छेद ही केवल इस दिन लागू हुए थे। बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। और 26 जनवरी से 2 दिन पहले जो है अंतिम बैठक होती है, और इसी अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में
भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, कब बना? तो 1949 मई में जाकर के जो है, मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल का सदस्य जाके भारत बन गया था। और राष्ट्रमंडल में वे देश थे जो कभी ब्रिटिश के गुलाम थे। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना भारत? तो मई 1949 में। मई 1949 में जो है जाकर के भारत जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है, मई 1949 में। संविधान सभा में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो है क्या, तो 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। लेकिन ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये 22 जुलाई नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा यहाँ, बल्कि जुलाई होगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 होना चाहिए यहाँ पे, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 को ही पहले ही बता दी, 2 दिन पहले अपना लिया गया था। उस दिन राष्ट्रगीत गान और जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। और संविधान सभा ये हो गया। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया? प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। ये कब कहा गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में जो है ये कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। ये कब कहा गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में कहा गया। और अगला कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? अगर बोलेगा कि प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया गया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 केस, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 केस में प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया गया। मैंने प्रस्तावना जो है न्यायालय में क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। इसको न्यायालय लेके नहीं आ सकते हैं कि ये हक है मेरा, हमको ये मिलना चाहिए। ये किस वाद में कहा गया था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। ये बेरुवाड़ी वाद 1960 में, 57 के बाद 60 आता है तो ये बेरुवाड़ी वाद मदन गोपाल में न्यायालय में जो घोषित नहीं किया जा सकता था 1957 में, मदन गोपाल यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में। लेकिन किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो बेरुवाड़ी वाद 1960 में, बेरुवाड़ी वाद 1960 में। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया फाइनली। ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में ये माना गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है ना? प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। ये प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। ये मान लिया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय मान लिया केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में। और प्रस्तावना में 42वें संविधान 1976 जो कि इंदिरा गांधी की थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है। इसका ट्रिक है औषध इसका ट्रिक है। अ से हो गया अखंडता, स से हो गया समाजवादी, ध से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अ से एकता और अखंडता, स से हो गया समाजवादी, ध से हो गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष।
तो ये औसध याद रखना है। ये प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शब्द जो जोड़े गए थे, औसध जोड़े गए थे। औसध, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 42वां भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय को जोड़ा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक है, आर्थिक है और राजनैतिक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं। विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान कौन है? भारत है, ठीक ना। पहला लिखित संविधान कौन किसका था? तो अमेरिका का था। लिखित संविधान की अवधारणा मैंने विचार कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया था। भारतीय संविधान में जो है, भारत में संविधान लिखा हुआ होना चाहिए, यह अवधारणा भारत कहाँ से लिया था? तो भारत लिया था आपको फ्रांस से। लेकिन पहला लिखित संविधान किसका था? तो अमेरिका का था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसीलिए भारतीय संविधान पर जो है मोहर जो इस्तेमाल किया गया है वो हाथी का किया गया है, क्योंकि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा विशाल संविधान है और हाथी भी विशाल होता है और बुद्धिमान भी होता है। इसीलिए जो भारतीय संविधान में जो है पूछा है कि मोहर का इस्तेमाल किस जानवर के आकृति में की गई थी? तो हाथी की आकृति का। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन बोल रहा है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति क्या होगा कि निर्वाचित राष्ट्रपति होगा यहाँ पे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति का जो पद है वो, और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बोलेगा कि संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? कोई भी न्याय को दोबारा विचार किया जा सकता है, या न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति का पद यहाँ से नहीं लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भले ही यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात, ये अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद बोलेगा ब्रिटेन चले जाएंगे, संघ बोलेगा कनाडा चल जाएंगे, ठीक है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का जो है प्रावधान ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कानून का शासन ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद बोल देगा तो सीधे ब्रिटेन मारेंगे, तो संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। द्विसदनवाद माने लोकसभा और राज्यसभा होगा, तो द्विसदनवाद जो है ब्रिटेन से। द्विसदनवाद कहाँ से? ब्रिटेन से ही। और अगला बोलेगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति में जो निर्वाचन मंडल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वो कहाँ से लिया गया है? निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का, तो आयरलैंड से ही लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से। मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा कहाँ से लिया गया? जैसे कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान से जो मनोनीत किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कला, विज्ञान ये सब क्षेत्रों से जो करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा ये सब से जो चुनता है राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, जबकि प्रस्तावना बोलेगा तो फिर कहाँ हो जाएगा? प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा
तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समवर्ती सूची बोलेगा, समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ऐसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती बोलेगा तो फिर कहाँ से हो जाएगा, तो 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। लेकिन समवर्ती सूची अगर बोलेगा केवल तो ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती बोलेगा तो फिर कहाँ से, तो 1935 के अधिनियम से। केवल समवर्ती बोल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर बोलेगा, सब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया है। और अगर बोलेगा कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है उसका विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया है, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान किया गया था, ये जर्मनी से। आपातकाल सीधे पूछेगा, जर्मनी से। इस दौरान क्या होता है, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है 19 और 21 को छोड़ करके, सॉरी 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके जो है वो सारी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो समाप्त हो जाता है आपातकाल के दौरान, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाते हैं, यह जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के संघात्मक विशेषता, बोले संघ बोलेगा तो कनाडा बोले थे हम, कि संघात्मक विशेषता कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, तो कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। संघात्मक विशेषाधिकार तो ये कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। संघात्मक विशेषाधिकार कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शिक न्याय कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अगर संघ और राज्य के बीच में कोई टकराव हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला कर सकता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। लेकिन संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन संघ और राज्य के बीच में अगर टकराव हो जाता है तो टकराव की स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है फैसला कर सकती है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राज्यसभा में अगर बोलेगा 12 सदस्यों का मनोनयन तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन साउथ अफ्रीका से। लेकिन बोलेगा कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से जब 2 सदस्यों या 6 सदस्यों का जो चयन करता है वो कहाँ से करता है, कुछ सदस्य जो होते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से लोकसभा के लिए, तो वो हो जाएगा आयरलैंड से। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन बोलेगा तो साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन होते रहता है, देखते हैं आए दिन। तो संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। और इसके बाद जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, मन से चुनता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति करता है, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, 12 सदस्यों का मनोनयन बोलेगा तो साउथ अफ्रीका से। लेकिन लोकसभा में कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से तो वो हो जाएगा आयरलैंड से, हो जाएगा आयरलैंड से। और मौलिक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया, रूस से। मौलिक अधिकार, अधिकार नहीं है, गलत है, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोल देगा तो जापान हो जाएगा। प है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि का शासन तो ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का शासन केवल बोलेगा तो ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोल देगा तो जापान हो जाएगा। और भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
इस जब हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में जो है कि नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये जो व्यवस्था है फ्रांस की क्रांति का जो नारा ही था क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का चर्चा जो प्रस्तावना में किया गया है, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का बात जो है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का चर्चा है, तो अनुसूची पहला में जो क्या है, संघ एवं राज्य का चर्चा। संघ एवं राज्य का चर्चा किस में, तो पहले अनुसूची में। संघ एवं राज्य का चर्चा किस में है, तो पहली अनुसूची में है। और कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, तो वो 69वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी नगर का जो है दर्जा दिया गया। ये 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। 1991 में 1991 में जो है 69वां संविधान संशोधन हुआ। इसी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया था। किस अनुसूची में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा है। वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है। पहला में क्या, संघ एवं राज्य। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में जो है वेतन, भत्ते, पेंशन की चर्चा है, ठीक ना। दूसरा में वेतन है, दूसरा में सीधे याद रखेंगे, दूसरा में वेतन, पहला में संघ राज्य। और तीसरा में क्या है, तो तीसरा में नागरिकता है। तीसरा में नागरिकता है, सॉरी तीसरा में नागरिकता नहीं, तीसरा में शपथ है, शपथ। किस अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है, तो दूसरे में। और अगर हम बात करें कि जो है तीसरा में क्या है, तो तीसरा में पदाधिकारियों को जो शपथ की चर्चा है। किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्य एवं संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है। चौथा में जो है, चौथी अनुसूची में क्या है कि जैसे विभिन्न राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र हैं वहाँ से राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं उसकी चर्चा किस में है, चौथे में है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से जो राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं उसकी चर्चा चौथी अनुसूची में है, ठीक है। और अगला क्या है कि किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है, तो 5वीं में। SC/ST वाले क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में। SC/ST क्षेत्र में जो है प्रशासन की व्यवस्था या नियंत्रण किस अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में है। और किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ATMM, ठीक ना, ATMM याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, ठीक ना, ATMM, ठीक ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है याद रखने का कि ATMM जो है क्या है। ATMM का जो चर्चा है, ATMM यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों के बारे में जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। और SC/ST क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था 5वें में है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें जो प्रशासन की व्यवस्था है वो 6ठी अनुसूची में की गई है। किस अनुसूची कह रहा है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं में जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा इसलिए है कि संघ सूची 7वीं में क्या है, सूची का चर्चा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें है, तो 7वीं में सूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, तो संघ सूची में संघ का शक्ति होता है, राज्य में राज्य सूची होता है, समवर्ती में दोनों का ही होता है। तो संघ बोलेगा कि केंद्र और राज्य के में शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। अगला कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में मिलती है। और अगला है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने हैं, तो 100, 61 और 52 याद रखना है। 100, 61 और 52 जो है ये याद रखना है कि 100, 61, 52 संघ सूची,
राजसूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची याद रखना है। 161 52 संघ 161 52 161 52 161 52 जो है 161 52 याद रखना है। तो संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची में वर्तमान विषय याद हो जाएंगे। तो 100 संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 हैं अभी। और अगर राज्य सूची में पूछेगा तो 61 हो जाएंगे और 52 किस में हो जाएंगे? समवर्ती में हो जाएंगे। देश के प्रति रक्षा यानी विदेश, देश के प्रति रक्षा, विदेश और युद्ध, रेल, डाक इत्यादि जो है, बोलेगा कि देश का रक्षा हो गया। रक्षा कौन करेगा? समवर्ती सूची में होगा कि राज्य करेगा? तो संघ करेगा। तो ठीक है, तो देश की रक्षा किसका विषय हो जाएगी? संघ सूची का। विदेश मामला किसका? संघ सूची का विषय है। युद्ध किसका विषय है? संघ सूची का। रेल और डाक भी किसका विषय है? रेल और डाक भी जो है संघ सूची का ही विषय है, संघ सूची का ही विषय है। और इसके बाद अगला हम आते हैं कि राज्य सूची के संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो 66 थे। अभी कितने हैं? तो 61 हो गए हैं। 66 से 61 मैंने कम हो गए इसमें। और संविधान लागू होने के समय समवर्ती में कितने थे? 47 थे। अभी कितने? 161 52 बताए थे तो 52 हो चुके हैं अभी 52 हो चुके हैं। और किस अनुसूची में 22 भाग का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाग, 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो 8वीं अनुसूची में। 7वीं में सूची था, और यानी केंद्र राज्य में के बीच बंटवारे का बात था उसमें। और अगला आते हैं, सिंधी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए 22 भाषाओं में जो है 21 71 92 याद रखना है कि 21 71 92। तो पहला सिंधी जोड़ा गया है। 21 71 92 21 71 92 संविधान संशोधन। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। 71वां 92 में हुआ है और 92वां जो है 2003 में हुआ है। 21वां जो है 1967 में हुआ है, 71वां जो है 1992 में और 92वां जो है 2003 में हुआ है। सिंधी को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। वो 8वीं अनुसूची में तो जो है सिंधी को जोड़ा गया है किसमें? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तो सिंधी हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और नमक याद रखेंगे, नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और बोडमास याद रखेंगे, बोडमास, बोडमास तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब आते हैं मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये सब किसमें? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची जो है भारतीय पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन 9वां अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के जो तहत जोड़ा गया है? तो 1991वां का प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ ना, उसमें जो भारत में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन पूछे में क्या जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1951 में जोड़ा गया। और किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विविध विधियों को उल्लेखित किया गया है? कह रहा है कि किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेखित किया गया था? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। तो किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेखित किया गया है? भूमि से संबंधित होता है ना, संपत्ति क्या है? भूमि। तो संपत्ति से संबंधित है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम है। 10वां जो है भी जोड़ा गया, क्योंकि मूल 8 ही थे। अभी 9वीं भी जोड़ा जाएगा और 10वीं भी जोड़ा ही गया होगा। तो 10वीं अनुसूची का जो 10वीं जो अनुसूची है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के जो है द्वारा इसको जोड़ा गया है। 10वीं में जो है दल बदल का चर्चा है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का चर्चा है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। और प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार कानून है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसमें।
इसके बाद 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993। 73वें संविधान संशोधन 1993 के बाद 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें क्या है, तो पंचायत का चर्चा है इसमें। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायत है, पंचायत की चर्चा है इसमें। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं की जो चर्चा किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में है। और इस 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल इसमें 29 विषय हैं। टोटल इसमें 29 विषय हैं। टोटल इसमें 29 विषय हैं। आगे आगे बात करें तो भाई इसमें जो है 12वीं जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, उसमें उसको कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं जो है अनुसूची को जोड़ा गया है। और इसमें जो है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें जो है टोटल 18 विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची में है क्या आखिर में, इसमें 18 विषय हैं और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 11वीं अनुसूची में हम लोग देखे थे कि पंचायती राज था, तो इसमें क्या है, नगर पालिका का चर्चा है इसमें। नगर पालिका, ठीक है, नगर शासन प्रशासन का व्यवस्था इसमें है, किसमें, 12वीं अनुसूची में। और इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। 12वीं में कितने विषय हैं, तो 18 हैं, जबकि उसमें कितने विषय थे, तो 29 विषय थे। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम थे, तो 284 अधिनियम थे। ठीक है, अगला है कि स्थानीय स्वशासन में जानकारी किस अनुसूची में प्राप्त होती है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जो जानकारी होता है, किस जो है स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है, तो 12वीं अनुसूची से प्राप्त होती है। ऐसे स्थानीय ने कहा 11वीं अनुसूची में भी है, जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था का चर्चा है। और 12वीं में तो नगर पालिका वगैरह की व्यवस्था है इसमें। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, तो 18 विषय हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय हैं। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर मिलाया गया भारत में। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर जो भारत में मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन इनके सचिव थे। चूँकि हम लोग देखे थे कि रियासती विभाग का जो स्थापना है कब किया गया था, तो 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग का जो है स्थापना किया गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव कौन थे, तो बीपी मेनन। 5 जुलाई 1947 को इन दोनों ने जो है रियासती विभाग बनाया, जिसमें अध्यक्ष ये हुए और सचिव कौन हुए, तो बीपी मेनन हुए। और आगे तभी देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। और अगला प्रश्न है कि जो है संविधान, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया यहाँ क्यों लिखना पड़ा, मतलब जो भारत में बहुत विविधताएं थी, सब कोई नहीं जानता था कि भारत का मतलब क्या है, इसीलिए इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि साउथ में जो है देखते हैं कि साउथ का भाषा अलग है, उड़ीसा का अलग है, आंध्र का अलग है, सब जगह का अलग अलग भाषाएं हैं। इसीलिए जो है एक पर लिख दिया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, ताकि इंडिया सब कुछ समझता है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसलिए इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है, तो अनुच्छेद 1 से। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया क्या है, तो राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन किस जो है विधि द्वारा किया जा सकता है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो है, नए राज्य का अगर निर्माण करना है, कोई नया राज्य बनाना है कोई राज्य से ही तोड़ करके, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन। अगर सोच लेते हैं कि इतना बड़ा कोई राज्य है, इसका सीमा इतना बड़ा करना है, तो ये सब काम जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 नए राज्य का निर्माण, यानी कोई नया, जैसे कि आंध्र प्रदेश से नया राज्य कौन बना, तो तेलंगाना बना 2 जून 2014 को।
तो वो नए राज्य का निर्माण किस आर्टिकल के तहत हुआ होगा? आर्टिकल 3 के तहत। वर्तमान जो राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन, इसको या छोटा करना हो या उसका राज्य को थोड़ा बड़ा करना हो, तो ये जो है ये किस आर्टिकल के तहत? तो ये 3 नंबर आर्टिकल के तहत ही किया जाता है। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार की चर्चा। 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार की चर्चा। मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35। अगर हम बात करें कि जो है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? तो 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व का कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 तक है। संघ एवं राज्य बोलेगा तो 1 से, संघ एवं राज्य बोलेगा तो 1 से 4 तक है। संघ एवं राज्य 1 से 4 तक है। नागरिकता बोलेगा, केवल नागरिकता बोलेगा तो 5 से 11 तक हो जाएगा। 5 से 11 तक नागरिकता, 5 से 11 तक नागरिकता है। नागरिकता कब से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक है। नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हो गया। 1 से 4 क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। 5 से 11 क्या हो जाएगा? तो 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता, और 12 से 35 क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। और जबकि नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो 36 से लेकर के 35 के बाद 36, तो 36 से 51 क्या हो जाएगा? तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसके बाद जो अगर 51 के क है, 36 से 51 तो देख लिए हम लोग कि नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 51 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किस में है? तो 51 के क में है। 51 के क और भाग 4 के जो है वो क में है। भाग 4 के क में है और 51 के क में मूल अधिकार का चर्चा है। मूल अधिकार का चर्चा किस में है? तो मूल कर्तव्य का जो चर्चा है वो क्या है? तो 51 के ए, या फिर ये तो 51 के हो गया, ये 4 के क में जो है, भाग 4 के क में कहो या 51 के ए में कहिए, जो है ये मूल कर्तव्य का चर्चा है। और इसके बाद जो है संघ का चर्चा। संघ का जो है ना, वो संघ का जो चर्चा है, संघ का जो है वो संघ किसमें है? 5वें भाग 5 में क्या है? संघ है। 6 में क्या है? तो राज्य है। 7 में क्या है? तो 7 निरस्त कर दिया गया है। 8 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। और 9 में क्या है? तो 9 में जो है पंचायत है। 9 के क में क्या है? तो 9 के क में नगर पालिका है। 9 में पंचायत है, 9 के क में 9 के क में जो है पंचायत। तो 9 के जो है इसमें हम बोले कि पहले में हम लोग वो देखे कि 1 से 4 तक क्या था? तो 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र था। फिर 5 से 11 तक क्या था? तो नागरिकता था। और 12 से 35 क्या था? तो मूल कर्तव्य था, मौलिक अधिकार था। और 36 से 51 तक क्या था? तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व था। और 51 के क में क्या था? तो मौलिक कर्तव्य था। ठीक है। और इसके बाद भाग 5 में क्या था? 4 के क तक था। अब 5 में क्या है? तो संघ है। 6 में क्या है? तो राज्य है। और 7 तो निरस्त कर दिया गया है। 8 में क्या है? तो 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। 9 में क्या है? तो पंचायत है। 9 के क में क्या है? नगर पालिका है। 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समिति है। SC/ST जो क्षेत्र है उसका जो चर्चा है वो 10 नंबर में है। संघ एवं राज्य के बीच का जो संबंध है वो 11 में है। और भाग 11 में क्या है? तो संघ एवं राज्य के बीच का संबंध है। और इसके बाद मुख्य जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हम बोलते हैं। तो इसके बाद जो है निर्वाचन जो है भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन का है। और 17 में क्या है? तो राजभाषा है हिंदी। और 18 में क्या है? तो आपातकाल का चर्चा है। और 20 में क्या है? तो अब संविधान संशोधन है।
15 में क्या है? 15 में निर्वाचन है। 17 में क्या है? राजभाषा। 18 में क्या है? आपात। 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। और अब हम आते हैं आगे। तो नागरिकता का चर्चा 5 से 11 में है, देख लिए। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता की चर्चा है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो 324 से 329, 324 से 329। निर्वाचन किस में बोले थे? 15 में, भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 तक। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का चर्चा है, और 324 से 329 अनुच्छेद तक क्या है? निर्वाचन आयोग का चर्चा है। जेवीपी समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, ठीक है। जेवीपी, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया जो है ये क्या है? तो जेवीपी समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल और सीतारमैया क्या थे? तो जेवीपी समिति के सदस्य थे। और जेवीपी समिति क्यों आया था भाई? तो ये भाषाई आधार पर जो है राज्य के गठन के लिए आया था। रामू पोट्टी श्री रामल्लू की जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ? तो 15 दिसंबर 1952 में हुआ था। 15 दिसंबर 1952 में हुआ था। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जो है ये तेलुगु भाषा के आधार पर पोट्टी श्री रामल्लू क्या बोल रहे थे? एक मतलब जो ना मद्रास राज्य का जो गठन करने के बारे में बात कर रहे थे कि मद्रास का जो गठन है वो तेलुगु भाषा के आधार पर होना चाहिए। तेलुगु भाषा के आधार पर बोल रहे थे। इसीलिए 15 दिसंबर आमरण अनशन 58 दिन का करने के बाद जो है 58 दिनों का जो है 58 दिनों का जो है ये आमरण अनशन करने के बाद पोट्टी श्री रामल्लू 15 दिसंबर 1952 को इनका मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद जो है इसकी जांच के लिए जो है जेवीपी कमेटी जो है बैठता है, और भी बहुत सारे कमेटियां आती हैं। इसके बाद जो भाषाई आधार पर इसको मंजूरी मिल जाता है। हालांकि भाषाई आधार पर जेवीपी जो समिति थे वो मना किया। जेवीपी समिति क्या बोला कि भाषाई आधार पर सही नहीं है। और इसके बाद जो है ना भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन हुआ? तो आंध्र प्रदेश हुआ। आंध्र प्रदेश हुआ। चूँकि फजल अली आयोग जो है 1956 में अपना जो है जुलाई 1956 में अपना रिपोर्ट पेश किया। फजल अली आयोग जो है अपना रिपोर्ट पेश किया 1956 में। और 1 अक्टूबर 1953 को ही जो है आंध्र प्रदेश को जो है एक अलग, आंध्र प्रदेश बोल रहा है ना कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को जो है इसका गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अब फजल अली आयोग जो अपना रिपोर्ट पेश किया 1956 में किया, और वो भी क्या बोल दिया कि नहीं भाषाई आधार पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषाई आधार पर जो है करने के लिए बोल दिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो जुलाई 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो जुलाई 1956 में पास हुआ। राज्य पुनर्गठन कब हुआ पास? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो जुलाई 1956 में पारित हुआ था। क्योंकि जो है ना फजल अली के रिपोर्ट के बाद ही जो ये पास हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को। तो महाराष्ट्र में जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। जबकि नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए क्या है, ये अरुणाचल है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये हो गया असम। तो 87, 67, 67, 67, 63, 72, 72, 72, 50 याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश 87 में, फिर नीचे वाला 87,
यानी कि मिजोरम भी 87, 87, 87, ये हो गया 63, 72, और फिर ये हो गया त्रिपुरा 72, मेघालय भी 72, और 50 में क्या हो गया आपको, 1950 में हो गया आपको असम का स्थापना। 87, 87, 63, 72, 72, 72, 50 याद रखना है, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, 87, 87, 63, 72, 72, 72, 50। अगर मैप याद होगा तो आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। और तो महाराष्ट्र का गठन और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ, और नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का हुआ 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और हरियाणा का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ। और हिमाचल का जो गठन है, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को जो क्या हुआ, जब वो बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वोटर डे मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया था। और मेघालय का जो गठन है वो 72 को बोले थे, 87, 87, 63, 72, 72, 72, 50। तो ये जो है 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन जो है 26 अप्रैल 1975, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन। 26 अप्रैल 1975 को किसका, तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ। और मिजोरम और अरुणाचल का गठन जो है 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को किसका गठन, तो 20 फरवरी 1987 को जो है मिजोरम और अरुणाचल, यानी कि ऊपर और डायरेक्ट नीचे, 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन कब हुआ है, तो गोवा का भी गठन 30 मई 1987 को हुआ है। तो गोवा दिवस पूछता है कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। गोवा का गठन कब हुआ, तो 30 मई 1987 को। और छत्तीसगढ़ का जो है 1 नवंबर 2000 को। याद रखना है, यहाँ से 2000 में 3 गो है, 2000 में 3 है। और 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर आपको उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड, बिहार से अलग। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और इसके बाद झारखंड 9 नवंबर को, 15 नवंबर को झारखंड हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों के तीनों राज्य कब हुए हैं, तो तीनों के तीनों राज्य 2000 ईस्वी में हुए हैं, 2000 ईस्वी में हुए हैं। तेलंगाना का गठन पता है कि 2 जून 2014 को। ये किससे अलग हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये होता है, और बीच में मध्य होता है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो कोलकाता, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण का भी मुंबई ही हो जाएगा, सॉरी चेन्नई हो जाएगा, दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा। यानी उत्तरी का हो जाएगा, उत्तरी का कौन हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कलकत्ता, और पश्चिम में हो जाएगा मुंबई, और मध्य में कौन हो जाएगा, तो मध्य में हो जाएगा इलाहाबाद, मध्य में कौन हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। पूरब में दिल्ली हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया, इधर कोलकाता होगा, इधर मुंबई हो गया, और मध्य में हो जाएगा इलाहाबाद। ये है क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो जाएगा। और आगे चलते हैं कि भारत में किस तरह का जो है नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1955 में लागू हुआ। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया, तो जो है 1952 में किया गया, 1952 में किया गया है। जो है ना, माता के नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्म लेने वाले नागरिक की नागरिकता का जो है
अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, माता की नागरिकता के आधार पर, माता यहाँ की है, इंडिया की, और वो विदेश में जन्म ले लेता है, तो उसको स्वतः ही नागरिकता प्रदान हो जाती है। यह बात 1992 के जो है अधिनियम में पारित हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। एक तो स्वतः ही, या देश विरोधी काम कर दीजिए, या किसी दूसरे देश का जो है नागरिकता ले लीजिए। 3 तरीके से हो सकता है। एक स्वतः अगर आप त्याग करते हैं तो, और दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो, या फिर आप देश विरोधी कोई कार्य कर देते हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। तो ये 3 तरह से ही समाप्त हो सकता है। बस अब इतना ही रहने देते हैं और अगला पार्ट अब